हेलो एंड वेलकम टू दर्शन आईएएस। आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सांख्य दर्शन को। और सांख्य दर्शन में ये जो क्लास है आपकी, ये है यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए क्लास आपकी, फिलोसफी ऑप्शनल के लिए। और फिलोसफी ऑप्शनल में यूपीएससी के जो आपका सिलेबस है उसमें सांख्य दर्शन में आपके 4 टॉपिक हैं। पहला है प्रकृति, फिर पुरुष, कॉजेशन और फिर लिबरेशन। तो आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज ऑल अबाउट सांख्य फिलोसफी एंड व्हाट इज प्रकृति, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रकृति। तो ये दो चीज़ें आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट जो हमारे सेशंस होंगे उनमें हम पढ़ेंगे पुरुष को, कॉजेशन को और लिबरेशन को। तो इस तरीके से हम सांख्य दर्शन को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने वैशेषिक फिलोसफी तक पढ़ लिया है, न्याय वैशेषिक तक पढ़ लिया है। तो अगला जो टॉपिक होगा वो होगा आपका योग दर्शन का। अगर योग दर्शन नहीं पढ़ा तो सांख्य दर्शन जो है वो अधूरा है, क्योंकि सांख्य दर्शन और योग दर्शन जो है वो क्या है, वो अलाइड फिलोसफीज हैं, ठीक है, यानी कि वो समान तंत्र हैं, एक दूसरे को पूरा करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं जैसे न्याय और वैशेषिक दर्शन, तो वो भी क्या है, वो भी समान तंत्र है, वो भी अलाइड फिलोसफीज हैं, एक दूसरे के साथ में चलते हैं। उसके बाद में आता है आपका सांख्य और योग दर्शन। तो योग दर्शन को समझने के लिए आपको सांख्य दर्शन की भी नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है। तो सांख्य दर्शन के क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जितने भी बच्चे आज की क्लास में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको अगली क्लास का लिंक जो है वो मिल जाएगा। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं पुराने बच्चों की, तो उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए मैं सेशंस को अपलोड नहीं कर पाता और मैं इस बार लाइव क्लास नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि लाइव क्लास के लिए बच्चों को इकट्ठा करना और किसी स्पेसिफिक टाइम पे बुलाना, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं इस बार क्या करने वाला हूँ, मैं सेशंस को रिकॉर्ड करके अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसके अलावा इसका मतलब ये नहीं है कि आपके डाउट्स को मैं क्लियर नहीं करूँगा। आपके जो भी डाउट्स होते हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसके बाद में मैं उस कमेंट बॉक्स में आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। इससे ज़्यादा अगर आपको कुछ चाहिए, अगर आपको कुछ पूछना है, कोई डाउट है, आपके कोई क्वेरीज हैं, तो आप मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी भी बच्चे को अगर स्टडी मटेरियल चाहिए दर्शन आईएएस का, तो मुझे उसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे भी दर्शन आईएएस का स्टडी मटेरियल आपको मिलता है। एक और चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो ये कि मैंने क्या किया है कि पिछले 5 सालों के 2021 से लेके 2017 तक के पेपर्स को सॉल्व किया है। तो वो सॉल्व पेपर्स की जो एक बुक है वो भी मार्केट में बहुत ही जल्दी अवेलेबल होने वाली है, उसको आप परचेज कर पाएंगे। इसके अलावा अगर पॉसिबल हो सका, जैसे कि एक्चुअली अभी थोड़ा मुझे टाइम कम मिल पा रहा है तो मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, तो अगर ऐसा हुआ कि बुक पब्लिशिंग में लेट हो गया तो मैं 2022 का जो आपका पेपर है उसको भी इंक्लूड करने की कोशिश करूँगा। क्योंकि इतना लेट हो गए हैं तो चलो 1-2 महीना और लेट सही, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि 2022 का भी पेपर मैं उसमें इंक्लूड कर दूँ। लेकिन 2021 से लेकर 2017 तक के पेपर तो हैं ही हैं, ठीक है, 5 साल के सफिशियंट होते हैं। इससे आपको आइडिया मिल जाएगा किस तरीके से क्वेश्चंस के आंसर लिखते हैं। इसके अलावा अगर कोई बच्चा अगर अपने पेपर्स अपने आंसर्स को इवेलुएट करवाना चाहता है तो वो भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकता है मेरे व्हाट्सएप के नंबर पे, ठीक है। तो चलिए ठीक है, फिर क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं सांख्य दर्शन का इंट्रोडक्शन, इसका परिचय पढ़ने वाले हैं। परिचय में इसके हमने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, कुछ 6-7 पॉइंट्स हैं जिनमें हम सांख्य दर्शन को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सांख्य दर्शन के जो प्रणेता हैं, इनके जो जिन्होंने सांख्य दर्शन की रचना की है वो कौन है, वो है कपिल मुनि। वो कपिल मुनि है। कपिल मुनि के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जो भगवान विष्णु के 52 अवतार हैं उनमें से कपिल जो मुनि हैं वो भगवान माने जाते हैं। जो कपिल हैं वो जो सेज यानी कि जो महर्षि कपिल हैं वो एक अवतार माने जाते हैं भगवान विष्णु के, यानी कि वो खुद अपने आप में एक भगवान है जिनका ये दर्शन है। और ये दर्शन इतना पुराना है कि इस दर्शन के बारे में आपको जितने भी हमारे वेद हैं, पुराण हैं, हमारी श्रुतिज हैं, स्मृतिज हैं और जो पुराण हैं, इन सभी के जो लिटरेचर है यानी कि इनका जो साहित्य है उसमें आपको सांख्य दर्शन के बारे में पढ़ने को मिलता है। अगर आप गीता पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं, तो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जो कुरुक्षेत्र में जो ज्ञान दिया है, गीता ज्ञान दिया है, उसमें भी वो यही कहते हैं कि आपको जीवन के ज्ञान के लिए, आपको विश्व के ज्ञान के लिए, आपको मोक्ष के ज्ञान के लिए आपको सांख्य दर्शन का ज्ञान आवश्यक है,
ऐसा वो कहते हैं। इसका मतलब ये है कि महाभारत के काल से भी पुराना जो सांख्य पुराना ये हमारा सांख्य दर्शन है, ये इतना एंशियंट, इतना प्राचीन है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि ये जो सांख्य दर्शन है इसको हम अथीस्टिक सांख्य बोलते हैं, यानी कि निरीश्वर सांख्य बोलते हैं। निरीश्वर सांख्य वो होता है जिसमें हम ईश्वर को नहीं मानते, जिसमें ईश्वर को नहीं मानते, यानी कि जो प्राचीन सांख्य दर्शन था, तो जिसके जो कपिल से स्टार्ट हुआ था, महर्षि कपिल से स्टार्ट हुआ था, उस दर्शन में ईश्वर के अस्तित्व को क्योंकि प्रमाण नहीं मिलते, इसलिए ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते हैं, इसलिए इस दर्शन को निरीश्वर सांख्य कहते हैं। उसके बाद में धीरे धीरे समय के साथ में कुछ ऐसे लोग भी सांख्य में जुड़ते गए जिन लोगों ने ईश्वर के अस्तित्व को माना, और तब तक आ गया था योग दर्शन। यानी कि जो हमारा सांख्य दर्शन है, सांख्य दर्शन को जब इवेलुएट किया गया, जब आगे उसको बढ़ाया गया, तो वो कौन थे? वो बनाने वाले थे महर्षि पतंजलि, जिन्होंने दिया अपना योग दर्शन। और जो योग दर्शन के जो प्रणेता हैं महर्षि पतंजलि, वो क्या करते हैं? वो ईश्वर के अस्तित्व को भी मानते हैं। इसीलिए योग दर्शन को शेषवर सांख्य बोलते हैं, यानी कि थीस्टिक सांख्य बोलते हैं। यानी कि जो सांख्य दर्शन है कपिल मुनि का, वो क्या है? वो निरीश्वर सांख्य है, यानी कि अथिस्टिक सांख्य है। लेकिन जो महर्षि पतंजलि का सांख्य योग है वो क्या है? वो थीस्टिक सांख्य है, यानी कि शेषवर सांख्य है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि महर्षि कपिल जो थे वो ईश्वर के एग्जिस्टेंस को ये कहते थे कि वो प्रूव नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि वो प्रूव नहीं हो सकता इसलिए हम इसको नहीं मानते कि ईश्वर जैसी कोई चीज होती है। ठीक है, आगे हम बात करने वाले हैं कि सांख्य दर्शन को सांख्य क्यों कहा जाता है। ठीक है, सांख्य दर्शन को सांख्य क्यों कहा जाता है? तो इस पे बहुत सारे मत हैं, यानी कि इस पे एक मिस्ट्री है पूरी। ठीक है, इस पे पूरी मिस्ट्री है, कोई भी एक मत नहीं है जो एक जैसा आंसर देते हो। अलग अलग दार्शनिकों ने अलग अलग अपने मत दिए हैं, जिनमें से कुछ मैंने यहाँ पे लिखे हैं। सबसे पहला ये है कि सांख्य को सांख्य दर्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि सांख्य जो वर्ड है वो बना है संख्या से, और क्योंकि सांख्य दर्शन जब हम पढ़ते हैं तो 25 तत्वों की संख्या का ज्ञान ही सांख्य दर्शन कहलाता है। ठीक है, यानी कि अगर हमें 25 तत्व जो हैं सांख्य दर्शन में 25 तत्व दिए गए हैं, उन 25 तत्व यानी कि 25 एलिमेंट्स जो हैं उनके नॉलेज अगर हमें है तो इसका मतलब हमें सांख्य दर्शन का ज्ञान है। अब क्योंकि जो 25 तत्व हैं वो क्या है? 25 एक संख्या ही तो है। ठीक है, अब क्योंकि 25 एक संख्या है तो इस संख्या की वजह से, उस संख्या के कारण इस दर्शन को सांख्य बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि आपको जो राइट नॉलेज है रियलिटी की, वो आपको कहाँ से मिलती है? बाय द एन्यूमरेशन ऑफ द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट्स ऑफ नॉलेज। ठीक है, यानी कि जो अल्टीमेट ऑब्जेक्ट्स ऑफ नॉलेज हैं वो क्या है? वो 25 तत्व हैं, वो 25 एलिमेंट्स हैं, और उनकी नॉलेज से अगर आपको ज्ञान मिलता है, अल्टीमेट नॉलेज मिलती है, तो इसका मतलब ये है कि वो जो दर्शन है वो कौन सा दर्शन है? वो सांख्य दर्शन है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी लोग हैं जो सांख्य का मतलब निकालते हैं सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान का मतलब होता है यथार्थ ज्ञान, यानी कि सही ज्ञान, सत्य ज्ञान। ठीक है, तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सांख्य मीन्स परफेक्ट नॉलेज, यानी कि सम्यक ज्ञान, यानी कि ऐसा ज्ञान जो अपने आप में पूर्ण है। एंड अ फिलोसॉफी इन विच वी हैव सच नॉलेज इज जस्टली नेम्ड सांख्य। ठीक है, ऐसा कोई भी दर्शन जिसमें हम इस तरीके के ज्ञान को प्राप्त करते हैं जो कि कैसा है? जो कि अपने आप में परफेक्ट है, यानी कि जो अपने आप में परिपूर्ण है, उसको हम सांख्य दर्शन बोलते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि सांख्य के दो मतलब निकाले जाते हैं, जो कि अलग अलग दार्शनिकों, अलग अलग लोगों के द्वारा, अलग अलग विचारकों के द्वारा दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं इसके स्कोप की, यानी कि इसकी जो विषय वस्तु है, इसके जो मेन आइडियाज हैं, किसके? सांख्य फिलॉसफी के, यानी कि जो सांख्य दर्शन है उसके जो मेन आइडियाज हैं उनकी हम बात करने वाले हैं। जो उनके मुख्य विचार हैं, वो सबसे पहले आता है द थ्योरी ऑफ कॉजेशन। द थ्योरी ऑफ कॉजेशन इस कहलाता है सत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद, हिंदी में इसको ऐसे लिखते हैं
सत्कार्यवाद। ये सत्कार्यवाद वर्ड है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो सत और दूसरा कार्य। ठीक है, सत का मतलब होता है यहां पे एग्जिस्टेंस, ठीक है, और कार्य का मतलब है इफेक्ट। इसका मतलब यह है कि अगर इफेक्ट का एग्जिस्टेंस पहले से ही किसमें था, कॉज में था, कॉज में था, तो ऐसी थ्योरी को हम बोलते हैं सत्कार्यवाद। ऐसी थ्योरी को हम बोलते हैं सत्कार्यवाद, जिसमें इफेक्ट को हम पहले से ही ये मानते हैं कि जो दही है वो पहले से ही दूध में विद्यमान था। ऐसा कौन बोलता है, ऐसा सत्कार्यवाद बोलता है। वो ये कहता है कि जो पेड़ है वो बीज में पहले से था, यानी कि जो बीज है वो क्या है, वो इफेक्ट है, और जो बीज जो पेड़ है वो इफेक्ट है, और जो बीज है वो क्या है, वो कॉज है, क्योंकि जो पेड़ है वो बीज से ही पैदा हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो पेड़ है वो बीज के अंदर पहले से था, वो कोई नई क्रिएशन नहीं है। ठीक है, वो नई क्रिएशन नहीं है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सत्कार्यवाद बोलते हैं, उसको हम सत्कार्यवाद बोलते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं न्याय दर्शन की, तो न्याय दर्शन इसकी अपोजिट फिलॉसफी है, वो असत्कार्यवाद में विश्वास करते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर दही दूध में पहले से था तो फिर उसको हम दूध क्यों बोलते थे, दही क्यों नहीं बोलते थे। इसका मतलब यह है कि दूध जो है वो अलग चीज है और दही जो है वो अलग चीज है। दही दूध में पहले से नहीं था, बल्कि वो अपने आप में एक नई क्रिएशन है। अब क्योंकि वो एक नई क्रिएशन है, इसका मतलब ये है कि दही का आरंभ हुआ है, दही पहले से दूध के अंदर नहीं था, इसलिए असत्कार्यवाद को आरंभवाद भी बोलते हैं। ठीक है, तो कभी भी अगर कॉजेशन आता है और कॉजेशन को अगर आपको क्रिटिसाइज करना पड़ता है, सांख्य के कॉजेशन को यानी कि सत्कार्यवाद को अगर आपको क्रिटिसाइज करना है, तो आप क्या करेंगे, आप न्याय दर्शन के जो व्यू पॉइंट्स है, न्याय दर्शन के जो काउंटर जो आर्गुमेंट्स हैं, उनको आप लेंगे कि किस तरीके से वो सत्कार्यवाद को रिफ्यूट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं डुअलिज्म की। डुअलिज्म क्या होता है, डुअलिज्म का मतलब है कि अल्टीमेट रियलिटी दो हैं, जैसे कि डेकार्ट्स मानता है माइंड एंड बॉडी, उसी तरीके से हमारे सांख्य दर्शन में भी जो अल्टीमेट रियलिटीज हैं यानी कि परम सत्य है, वो उनकी सत्ता दो मानी गई है, पहला है पुरुष और दूसरा है प्रकृति। यानी कि अगर हम बात करते हैं अल्टीमेट रियलिटी की, तो अल्टीमेट रियलिटी दो चीजों से मिलकर बनती है, और वो बनती है किस किस से, पुरुष से और प्रकृति से। यानी कि पुरुष और प्रकृति का जब मिलन होता है तो उससे सृष्टि की रचना होती है, और सृष्टि को अगर आप यथार्थ मानते हैं, रियल मानते हैं, तो इसका मतलब ये है उस रियलिटी के पीछे जो अल्टीमेट रियलिटी है वो दो हैं। वो कौन कौन से हैं, एक तो प्रकृति है और दूसरा पुरुष है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 3 टाइप्स ऑफ सफरिंग्स की, यानी कि जैसा कि आपने पढ़ा था जैनिज्म में। ठीक है, जैनिज्म में आपने पढ़ा था कि उसमें हम बात करते हैं 3 फोल्ड पेन की। ठीक है, यानी कि 3 तरीके के दुखों की बात करते हैं, तो उन 3 दुखों की बात यहाँ पे सांख्य दर्शन में भी की गई है। जो 3 तरीके की सफरिंग्स कहलाते हैं वो कौन कौन से हैं, पहला आध्यात्मिक, दूसरा आदिदैविक और तीसरा आदि भौतिक। ये 3 तरीके के दुखों की बात सांख्य दर्शन भी करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 25 एलिमेंट्स की, जिसकी मैंने अभी आपको बताया था कि सांख्य को सांख्य क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये 25 संख्या के एलिमेंट्स की बात करता है, इसको हम इसलिए सांख्य बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं 25 तत्वों की, तो उन 25 तत्वों में क्या क्या चीजें होती हैं उनको एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहले एक आता है पुरुष, उसके बाद में है एक प्रकृति, एक महत यानी कि बुद्धि, इंटेलेक्ट जिसको कहते हैं। नेक्स्ट है आपका अहंकार, जिसको ईगो बोलते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट है मनस यानी कि माइंड। नेक्स्ट है आपके 5 सेंस ऑर्गन्स, 5 सेंस ऑर्गन्स। उसके बाद में है आपके 5 मोटर ऑर्गन्स। नेक्स्ट आते हैं आपके 5 सब्टल एलिमेंट्स। नेक्स्ट आपके 5 ग्रॉस एलिमेंट्स। ये सारी चीजें मिला के कितने तत्व बनते हैं, कितने एलिमेंट्स बनते हैं, आपके कितने एलिमेंट्स बनते हैं, टोटल हो जाते हैं 25। टोटल हो जाते हैं 25 एलिमेंट्स, यानी कि 25 संख्या हो जाती है। इस 25 संख्या का ज्ञान ही आपको
यथार्थ ज्ञान देता है, विश्व का ज्ञान देता है, आपको दुनियादारी की समझ देता है, इसीलिए इस दर्शन को सांख्य दर्शन कहा जाता है। नेक्स्ट फिफ्थ जो पॉइंट है वो है कि ये एक हेटेरोडॉक्स फिलॉसफी है, जैसे कि मैं आपको अभी पहले भी बता चुका हूं कि ये एक निरीश्वरवादी दर्शन है, यानी कि निरीश्वर सांख्य। ठीक है, बाद में जब ये योग दर्शन की तरफ आगे बढ़ता है तब यह बन जाता है शेषवर सांख्य, क्योंकि महर्षि पतंजलि ईश्वर के अस्तित्व को भी प्रमाणित करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इवोल्यूशन की। इवोल्यूशन का मतलब होता है विकास। ठीक है, तो विकास किस तरीके से होता है इसकी भी ये चर्चा करते हैं, यानी कि जो प्रकृति और पुरुष के मिलन से जो सृष्टि की रचना होती है और निरंतर आगे बढ़ती है प्रक्रिया, इसको हम विकास कहते हैं। नेक्स्ट ये है आपका 25 तत्वों का चार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे 25 तत्व कौन कौन से होते हैं और किस तरीके से वो इस सृष्टि की रचना करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाते हैं। ठीक है, तो सांख्य दर्शन का ये 25 तत्वों का चार्ट है, जिसमें सबसे पहले आती है मूल प्रकृति। मूल प्रकृति जो कि क्या है, अनमैनिफेस्ट, यानी कि जो प्रदर्शित नहीं होती, जो कि दिखाई नहीं देती। इसके बाद में आता है पुरुष। पुरुष यानी कि सोल, यानी कि मेटाफिजिकल कॉन्शियसनेस। जो ये मेटाफिजिकल कॉन्शियसनेस है, इसके संपर्क में जब प्रकृति आती है तो क्या होता है, प्रकृति में 3 गुण होते हैं। कौन कौन से, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ठीक है, सत, रज और तम। ठीक है, इंग्लिश में इसको हम सत्व बोलते हैं, और रज को रजस बोलते हैं और तम को तमस बोलते हैं। तो सत्व, रजस और तमस, प्रकृति में 3 गुण पाए जाते हैं, लेकिन पुरुष में इन तीनों गुणों को नहीं पाया जाता। ठीक है, प्रकृति में क्योंकि इन 3 गुणों को पाया जाता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं त्रिगुण त्रयी। लेकिन पुरुष में कोई भी इस तरीके का गुण नहीं पाया जाता, इसलिए हम पुरुष को बोलते हैं त्रिगुणातीत, यानी कि तीनों गुणों से वो अतीत है, यानी कि वो फ्री है, फ्री फ्रॉम ऑल दीज 3 गुणास, यानी कि 3 एट्रीब्यूट से वो अलग है। सॉरी। ठीक है, तो इसलिए हम पुरुष को क्या बोलते हैं, इसलिए हम पुरुष को त्रिगुणातीत बोलते हैं। एक और चीज मैं आपको बता दूं, प्रकृति में 3 गुण हैं, इसके बाद भी ये क्या है, इसके बाद भी ये क्या है, इसके बाद भी ये जड़ है, यानी कि ये अनकॉन्शियस है, ये जड़ है। लेकिन पुरुष में कोई भी गुण नहीं पाया जाता, पुरुष में कोई भी गुण नहीं पाया जाता, उसके बाद भी ये कैसी है, ये कॉन्शियस है, यानी कि ये चेतन है, ये चेतन, यानी कि पुरुष चेतन है, और जो प्रकृति है वो अचेतन, यानी कि वो जड़ है। अब प्रकृति में चेतना कहाँ से आती है, प्रकृति में चेतना आती है जब वो पुरुष के संपर्क में आती है। लेकिन जब पुरुष के संपर्क में प्रकृति आती है तो क्या होता है, जो बैलेंस स्टेट होती है 3 गुणों की, यानी कि जो समन्वय होता है, ठीक है, जो हार्मनी होती है इन 3 गुणों की, सत्व की, रजस की और तमस की, वो हार्मनी बिगड़ जाती है। ठीक है, और फिर क्या होता है, उनमें से कोई एक ऐसा गुण होता है जो बाकी के 2 गुणों के ऊपर डोमिनेंट हो जाता है, हावी हो जाता है, और जब वो हावी हो जाता है तो उस जीव की या फिर उस जो भी रचना हुई है, ठीक है, जिस भी चीज की रचना हुई है, जिस भी वस्तु की रचना हुई है, उस वस्तु में वही गुण पाया जाता है प्रधान रूप से। हालांकि सभी चीजों में, समस्त सृष्टि में ये तीनों गुण पाए जाते हैं, लेकिन हर चीज में कोई एक गुण जो है वो प्रधान होता है। अगर हम जीव की भी बात करते हैं, अगर हम अपनी भी बात करते हैं, तो हम भी प्रकृति और पुरुष से मिलकर बने हैं। तो हमारे अंदर भी क्या है, जब पुरुष आया होगा, प्रकृति से मिला होगा, तो प्रकृति के जो 3 गुण हैं उनमें क्या हुआ, उनका संतुलन बिगड़ गया, यानी कि उनका जो बैलेंस था वो बिगड़ गया, और कोई एक गुण 2 गुणों के ऊपर हावी हो गया। तो इसका मतलब जो एक गुण हावी हुआ होगा बाकी 2 गुणों के ऊपर, उसी वही गुण मेरे अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर मेरा सतोगुण हावी हुआ होगा रजस पे और तमस पे, तो मैं एक सात्विक प्राणी कहलाऊंगा। अगर मेरा रजोगुण हावी हुआ होगा सत्व पे और तमस पे, तो मैं एक राजसिक व्यक्ति कहलाऊंगा। और अगर मेरा तमोगुण हावी हुआ होगा सत्व पे और रजस पे, तो मैं एक तामसिक व्यक्ति कहलाऊंगा। मेरी प्रवृत्ति जो होगी वो कैसी होगी, वो तामसिक होगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो इवोल्यूशन का प्रोसेस है वो आगे बढ़ता है।
अब देखिए, अब जब प्रकृति और पुरुष का मिलन होता है यहाँ पर, तो किसका जन्म होता है? तब जन्म होता है महत यानी कि बुद्धि का, यानी कि इंटेलेक्ट का, जिसको इंग्लिश में हम इंटेलेक्ट कहते हैं। जब ये प्रोसेस बढ़ता है तो जन्म होता है किसका? अहंकार का, जिसको हम हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं ईगो या फिर सेल्फ आइडेंटिटी, कि हम अपने आप को पहचानते हैं कि हम कौन हैं। ठीक है, पहले तो हम प्रकृति और पुरुष से मिलकर बनी हुई एक कृति थे, उसके बाद में हमारे अंदर बुद्धि आई, बुद्धि के बाद में हमारे पास आता है अहंकार यानी कि सेल्फ आइडेंटिटी आती है, ईगो आती है, फिर हम अपने आप को पहचानते हैं। लेकिन जब हम अपने आप को पहचानेंगे तो किस रूप में पहचानेंगे? ठीक है, हमारे ऊपर कौन सा गुण हावी होगा? सतोगुण भी हो सकता है, रजोगुण भी हो सकता है और तमोगुण भी हो सकता है। उसके बाद में ये जो प्रोसेस है आगे जब बढ़ता है तो और चीज़ों का विकास होता है, और उनमें सबसे पहले आता है हमारे पास माइंड यानी कि मन, हमारा मन विकसित होता है। उसके बाद में मन के अलावा 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, 5 ऑर्गन्स ऑफ एक्शन होते हैं, 5 तन्मात्राएं होती हैं और 5 महाभूत होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले हम 5 ज्ञानेंद्रियों की, यानी कि 5 जो हैं हमारे ज्ञान को अर्जित करने वाली इंद्रियां हैं, यानी कि 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। और वो क्या है? सबसे पहले है आई यानी कि आंख, नेक्स्ट है ईयर यानी कि आपका कान, नेक्स्ट नोज नाक, स्किन त्वचा, टंग यानी कि आपकी जीभ। ठीक है, आई को बोलते हैं चक्षु, ईयर को बोलते हैं स्रोत, नोज को बोलते हैं घ्राण, ठीक है, स्किन को बोलते हैं त्वचा यानी कि त्वक, और टंग को बोलते हैं रसना, जिससे आप रस का आनंद लेते हैं, जिससे आप रस को जानते हैं कि किसी भी चीज में किस प्रकार का रस है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके, अगर हम बात करते हैं 5 कर्मेंद्रियों की, तो 5 कर्मेंद्रियों में आता है आपका हैंड, फीट, स्पीच, एलिमिनेशन एंड प्रोक्रिएशन। ठीक है, ये 5 जो हैं ये आपकी कर्मेंद्रियां होती हैं जिनसे आप काम करते हैं। सबसे पहले आपका हैंड यानी कि हाथ, उसके बाद में फीट पैर, इसके बाद में स्पीच यानी कि आपका मुंह मुख, ठीक है, एलिमिनेशन यानी कि जिसमें आप पायु करते हैं यानी कि आप मल त्याग करते हैं, उसके बाद में प्रोक्रिएशन आप मूत्र त्याग करते हैं। तो ये 4 जो कार्य हैं या ये आपकी 4 कर्मेंद्रियों के द्वारा होते हैं, सॉरी 5 जो कार्य हैं ये आपके 5 कर्मेंद्रियों के द्वारा होते हैं। ये बात नेक्स्ट हम बात करते हैं 5 तन्मात्राओं की, यानी कि ये कहलाते हैं आपके 5 सब्टल एलिमेंट्स। ठीक है, सब्टल एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं? पहला है आपका साउंड यानी कि शब्द, नेक्स्ट है टच यानी कि स्पर्श, नेक्स्ट फॉर्म यानी कि रूप, नेक्स्ट टेस्ट यानी कि रस, और उसके बाद में आता है स्मेल यानी कि गंध। अब देखो, ये जितने भी आपके 5 तन्मात्राएं हैं इनसे 5 महाभूतों का निर्माण होता है, जिनको हम बोलते हैं ग्रेट एलिमेंट्स। ठीक है, और इन 5 एलिमेंट से सारी चीजें बनती हैं, और वो कौन कौन से होते हैं? ईथर यानी कि आकाश, यानी कि जो भी खुला हुआ स्थान है वो सारा क्या है? वो ईथर यानी कि आकाश है। नेक्स्ट है एयर यानी कि वायु, नेक्स्ट फायर यानी कि अग्नि, नेक्स्ट वाटर यानी कि जल आप, उसके बाद में अर्थ यानी कि पृथ्वी, यानी कि क्षिति जल पावन पावक गगन समीरा पंच तत्व यह अधम शरीरा। हमारा ये अधम शरीर है, यानी कि हमारा जो शरीर है ये इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बनता है, और हमारा शरीर ही नहीं समस्त प्रकृति का निर्माण ही इन 5 तत्वों से मिलकर होता है। और वो 5 तत्व कौन कौन से हैं? अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी, इस तरीके से। तो ये आपके 25 तत्व हैं। इन 25 तत्वों का जो ज्ञान है, ठीक है, इन 25 तत्वों का जो ज्ञान है वो आपको सांख्य दर्शन में मिलता है, इसीलिए क्योंकि 25 तत्वों की एक संख्या है, 25 एक संख्या है, इसलिए सांख्य को सांख्य कहा जाता है संख्या के कारण। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रकृति, कि प्रकृति क्या है, यानी कि नेचर क्या है। सांख्य दर्शन में नेचर का क्या मतलब है, हम इसकी बात करेंगे। अब ये कहते हैं कि प्रकृति इज अ की कॉन्सेप्ट ऑफ सांख्य स्कूल एंड रिफर्स टू द प्राइमल मैटर विद 3 डिफरेंट इनेट क्वालिटीज गुणास
which whose equilibrium is the basis of all observed empirical reality। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि सबसे इनका जो प्राइमल मैटर है, यानी कि इनका सबसे पहला पहली कोई रियलिटी आती है तो वो कौन है, वो प्रकृति है। ठीक है, और प्रकृति में ये कहते हैं कि उसके अंदर 3 गुण रहते हैं जो कि अपने आप में बैलेंस अवस्था में रहते हैं, इक्विलिब्रियम में रहते हैं, एक साथ रहते हैं, एक समान मात्रा में रहते हैं, जिसके कारण हम किसी भी प्रकार की वस्तु में, इस एम्पिरिकल वर्ल्ड में, यानी कि इस भौतिक जगत की जो सच्चाई है उसको हम प्रकृति के माध्यम से ही जान पाते हैं। आगे बात करते हैं कि ये जो प्रकृति है ये पुरुष से कंट्रास्ट करती है, यानी कि पुरुष से भिन्न होती है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में इंट्रोडक्शन भी दिया था कि प्रकृति और पुरुष दोनों जो हैं वो बिल्कुल अलग अलग हैं। पुरुष कौन है, पुरुष है स्पिरिट, प्योर अवेयरनेस है, और वो एक मेटाफिजिकल कॉन्शियसनेस है। यानी कि अगर हम बात करते हैं अगर मैं अपनी बात करता हूं तो मेरी जो आत्मा है, मेरी जो चेतना है, मेरा जो चैतन्य पुरुष है वो कौन है, वो पुरुष है। यानी कि मेरी जो आत्मा है, मेरी जो अवेयरनेस है, मेरी जो मेटाफिजिकल कॉन्शियसनेस है वो कौन है, वो एक चैतन्य पुरुष है। लेकिन मेरा जो शरीर आपको दिखाई दे रहा है इस एम्पिरिकल वर्ल्ड में, यानी कि इस भौतिक जगत में, भौतिक रूप में मेरा जो शरीर दिखाई दे रहा है, जो पंच तन्मात्राओं, पंच महाभूतों से मिलके बना है, तो वो क्या है, वो अपने आप में एक प्रकृति है। ठीक है, अब जो प्रकृति है वो क्या है, वो एक मटेरियल वर्ल्ड है। ठीक है, नेचर है, मैटर है, फिजिकल और साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं चीज़ों के। ठीक है, चीज़ों का कॉन्स्टिट्यूशन है जिससे मिलके चीज़ें बनती हैं, वो टेम्पर है और वो डिस्पोजिशन है। यानी कि जो कुछ भी आपको भौतिक जगत में दिखाई देता है, whatever you see in this empirical world is प्रकृति only, is nature only, which is primal matter। आगे हम बात करते हैं कि जो पुरुष है वो क्या है, वो मैस्कुलिन है। सारी लिविंग बीइंग्स में जो पुरुष है वो एक मैस्कुलिन होता है, मैस्कुलिन कॉन्शियसनेस होता है, जबकि जो प्रकृति है वो एक फेमिनिन और सबस्ट्रेट होती है, जो कि क्या करती है, सारे प्रकार के जो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं उनका निर्माण करती है। और किस तरीके से करती है, पुरुष को एक्सेप्ट करके करती है। इसलिए हम ऐसा नहीं कह सकते कि प्रकृति की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है और पुरुष की इंपॉर्टेंस कम है, क्योंकि बिना पुरुष के प्रकृति अपने आप में कुछ भी नहीं कर सकती। भले ही उसके पास तीनों गुण हैं, उसके पास सतोगुण भी है, उसके पास रजोगुण भी है, उसके पास तमोगुण भी है, उसके बाद भी वो सृष्टि की रचना नहीं कर सकती, इवोल्यूशन के प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ा सकती, विकास की प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ा सकती, जब तक पुरुष उसका साथ नहीं देता है। तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको पुरुष का साथ लेना ही पड़ेगा। इसीलिए इवोल्यूशन की प्रक्रिया में प्रकृति और पुरुष दोनों का महत्व बराबर माना जाता है। आगे हम बात करते हैं, जो प्रकृति है उसमें 3 गुण पाए जाते हैं, सतोगुण पाया जाता है, रजोगुण पाया जाता है और तमोगुण पाया जाता है। इसीलिए प्रकृति को हम त्रिगुणत्रयी कहते हैं। लेकिन जो पुरुष है उसमें कोई भी गुण नहीं पाया जाता, इसलिए पुरुष को हम त्रिगुणातीत कहते हैं। अब हम अगली स्लाइड में हम बात करने वाले हैं कि जो प्रकृति के 3 गुण हैं, जो प्रकृति के 3 गुण हैं वो क्या क्या हैं और उनका क्या क्या मतलब होता है, और उन तीनों गुणों में से कोई भी गुण अगर किसी व्यक्ति पर हावी होता है, किसी वस्तु पर हावी होता है, तो उस पर उसका क्या इफेक्ट होता है, उस व्यक्ति का स्वरूप कैसा होगा। ठीक है, तो बात हम सबसे पहले करते हैं सतोगुण की। सबसे पहले हम बात करते हैं सतोगुण की। तो सतोगुण जो है, जिस व्यक्ति में सतोगुण होता है, सत्व होता है, वो बैलेंस में रहता है, वो हार्मनी में रहता है, वो पॉजिटिव होता है, वो पीसफुल होता है, वो उसके अंदर क्लैरिटी होती है, वो लाइट को पसंद करता है, वो क्रिएटिव होता है, उसमें ओपननेस होती है और वो इंटेलिजेंट होता है। यानी कि जितने भी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं वो सारे किस में आते हैं, वो सारे सतोगुण में आते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं रजोगुण की, तो रजोगुण में क्या होता है, रजोगुण में मूवमेंट होता है, ठीक है, एक्टिविटी होती है, एनर्जी, काफी एनर्जी होता है, एनर्जेटिक होता है व्यक्ति। नेक्स्ट एक्साइटमेंट होता है उसके अंदर, वो एक्साइटेड रहता है, पैशंस होते हैं उसके अंदर, डिजायर्स होते हैं, एजिटेशन होता है, एंजाइटी भी होती है और इगोटिज्म भी उसके अंदर होता है।
ये राजा, ये जो रजस है ना, ये जो रजोगुण है ये राजा में पाया जाता है। आप ये देखिए कि जिस तरीके से ये जो मूवमेंट है, एक्टिविटी है, एनर्जी है, एक्साइटमेंट है, पैशन, डिजायर, ठीक है, एजिटेशन, एंजाइटी, ईगोटिज्म, ये किसके गुण हैं? ये उन व्यक्तियों के गुण हैं जो राजसिक प्रवृत्ति के होते हैं, जिनके अंदर राजा के गुण होते हैं, है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं तमस की। तमस में क्या होता है? तमस में होते हैं तमोगुण, यानी कि जितने भी नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं, जितने भी नेगेटिव एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो सारे तमोगुण में पाए जाते हैं। तो जिसके ऊपर तमोगुण हावी होता है वो व्यक्ति नेगेटिव होता है। वो उसके अंदर क्या होता है? इनर्शिया होता है, इनएक्टिविटी होती है, नेगेटिव होता है वो व्यक्ति, अपैथी होती है, डलनेस होती है, डार्कनेस को वो पसंद करता है, अंधेरे में रहना पसंद करता है, डिल्यूशन, भ्रम में रहता है, ठीक है, वो डिप्रेशन में रहता है, तनाव में रहता है, इग्नोरेंस यानी कि अंधकार में वो रहता है। और वो किस में रहता है? इग्नोरेंस यानी कि वो अज्ञानता से युक्त होता है, वो ज्ञान की प्राप्ति को नहीं करना चाहता, उसका ज्ञान से लेना देना नहीं होता। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि 3 गुण होते हैं प्रकृति में, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। कि जो सतोगुण के लोग हैं वो कैसे होते हैं? सात्विक प्रवृत्ति के होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, जिनको समाज में अच्छा माना जाता है। और वो कैसे होते हैं? सच बोलने वाले होते हैं, उनका मन जो है वो स्थिर रहता है, वो पॉजिटिव सोचते हैं, शांति प्रिय होते हैं, और वो ज्ञान को पसंद करते हैं, और कभी भी वो अज्ञानी व्यक्ति से उलझते नहीं हैं, ठीक है। और वो इंटेलिजेंट होते हैं, यानी कि वो बुद्धिमान होते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं रजस की, तो रजोगुण वाले व्यक्ति जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो एक्टिव होते हैं, उनके अंदर एनर्जी भी होती है, उनके अंदर पैशंस और डिजायर्स भी होती हैं, उनको चिंता भी खूब होती है, ठीक है, उनके अंदर ईगो भी होती है। तो इस तरीके के जो गुण हैं वो रजोगुण के व्यक्ति में पाए जाते हैं। और तमोगुण का जो व्यक्ति होता है वो कैसा होता है? वो आलसी होता है, खा लिया और पड़ गए, उसको गंदगी पसंद होती है, साफ सफाई से मतलब नहीं है, वो नेगेटिव व्यक्ति होता है, नेगेटिव वाइब्स देता है, वो डल रहता है, वो भ्रम की स्थिति में रहता है, वो कैसा होता है? वो अज्ञानी व्यक्ति होता है, उसका ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप उसको ज्ञान दे दोगे तो आप उसके दुश्मन हो, ठीक है। तो अगर वो गलत कह रहा है तो उसकी हाँ में हाँ मिला दो, आप उसके दोस्त हो। इसके अलावा वो भ्रम की अवस्था में रहता है, वो हमेशा इनसिक्योर रहता है, इनसिक्योरिटी उसके ऊपर हावी रहती है। तो इस तरीके से जो प्रकृति के 3 गुण हैं वो तीनों गुण मिलकर सृष्टि की रचना करते हैं। और तीनों गुणों वाली प्रकृति जब पुरुष के संपर्क में आती है तो उसका जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है, और कोई एक गुण 2 गुणों के ऊपर हावी हो जाता है। तो जो गुण हावी होता है तो जो रचना हुई है उस रचना में वही गुण जो है वो प्रधान पाया जाता है और वही डोमिनेट रहता है। नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं प्रकृति के एग्जिस्टेंस के लिए सांख्य दर्शन क्या क्या प्रूफ देता है। तो इसमें हम देखते हैं कि सांख्य दर्शन प्रकृति के एग्जिस्टेंस के लिए 5 प्रूफ देता है, जिनको आज हम पढ़ने वाले हैं। और ये जो है आपके एग्जाम में आ भी चुका है, तो इसको आप अच्छे से पढ़िएगा कि प्रकृति क्या है। ये प्रकृति भी आपके एग्जाम में आ चुका है, और प्रकृति के एग्जिस्टेंस के यानी कि नेचर के एग्जिस्टेंस के जो प्रूफ सांख्य देता है वो भी आपके एग्जाम में आ चुका है। तो इनको आप अच्छे से पढ़िएगा और तभी आप एग्जाम देने जाइएगा, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। ऑल इंडिविजुअल थिंग्स इन दिस वर्ल्ड आर लिमिटेड, डिपेंडेंट, कंडीशनल एंड फाइनाइट। सांख्य दर्शन ये कहता है कि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो सारी कैसी हैं? वो लिमिटेड हैं। जितनी भी इंडिविजुअल चीजें हैं वो सारी लिमिटेड हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, वो कंडीशनल हैं, ठीक है, वो कंडीशनल है, किसी ना किसी कंडीशन से बंधी हुई है, और फाइनाइट यानी कि सीमित है। लेकिन जो यूनिवर्स है, जो ब्रह्मांड है, ठीक है, जो ब्रह्मांड है, जो वर्ल्ड है, वो क्या हो सकता है? वो क्या नहीं हो सकता? वो फाइनाइट तो नहीं हो सकता, है ना, वो सीमित तो नहीं हो सकता। वो कैसा होगा? वो असीमित होगा, वो असीमित होगा। इसका मतलब यह है कि हमें सीमित से असीमित की ओर जाना पड़ेगा, हमें फाइनाइट से इनफाइनाइट की तरफ जाना पड़ेगा, हमें लिमिटेड से अनलिमिटेड की तरफ जाना पड़ेगा, हमें टेम्परेरी से परमानेंट की तरफ जाना पड़ेगा। क्योंकि इस वर्ल्ड में हम जो कुछ भी देखते हैं सब कुछ टेम्परेरी है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। तो हमें परमानेंट की तरफ जाना पड़ेगा। हमें जो बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं
उन बहुत सारी चीज़ों के पीछे छुपी हुई एक क्या रियलिटी है, हमें उसको देखना पड़ेगा। तो हमें मैनी से वन की तरफ भी जाना है, हमें टेम्परेरी से परमानेंट की तरफ भी जाना है, लिमिटेड से अनलिमिटेड की तरफ भी जाना है, और हमें फाइनाइट से इनफाइनाइट को भी देखना है। तो वो इनफाइनाइट क्या है, वो अनलिमिटेड क्या है, वो परमानेंट क्या है, और वो एकमात्र सत्या क्या है। ठीक है, और ये जो इनफाइनाइट है, अनलिमिटेड है, इटर्नल है, ऑल परवेडिंग है, वो क्या है, वो प्रकृति ही है। जो सोर्स ऑफ यूनिवर्स है वो और कुछ भी नहीं हो सकता। इस तरीके से ये जो फर्स्ट प्रूफ है सांख्य दर्शन जो देता है प्रकृति के एग्जिस्टेंस के लिए, कि कोई भी लिमिटेड चीज जो है वो इस ब्रह्मांड का सोर्स नहीं हो सकती, वो अनलिमिटेड ही होगी। ठीक है, और वो परमानेंट होगी, और वो इनफाइनाइट होगी, और इटर्नल होगी, जो कि प्रकृति के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। इस तरीके से प्रकृति का जो फर्स्ट प्रूफ है वो दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये कहते हैं कि जितनी भी सांसारिक वस्तुएं हैं, ठीक है, उनमें कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से उनको हम देखते हैं प्लेजर के रूप में, पेन के रूप में, या फिर इंडिफरेंस के रूप में। ठीक है, तो जो प्लेजर है, पेन है, इंडिफरेंस है, ये तीनों जो गुण हैं, ठीक है, ये तीनों गुणों का एक कॉमन सोर्स भी तो कोई ना कोई होगा जहां से ये तीनों गुण आते हैं। ये तीन गुण कहाँ से आते हैं, ये जो प्लेजर, पेन और इंडिफरेंस के तीनों गुण हैं, ये तीनों जो गुण हैं, ये तीनों जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स कहीं ना कहीं से तो आते होंगे। इनका कोई ना कोई तो सोर्स होगा, और वो सोर्स क्या है, वो सोर्स जो है वो प्रकृति के अलावा और कुछ नहीं है। जो प्रकृति के तीन गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, वहीं से ये तीनों चीजें आती हैं, चाहे प्लेजर हो गया, पेन हो गया, या फिर इंडिफरेंस हो गया। तो वर्ल्डली थिंग्स में हमें जो कुछ भी दिखाई देता है वो सारी चीजें कहाँ से आती हैं, उनका सोर्स क्या है, उनका सोर्स है प्रकृति। इस तरीके से भी प्रकृति का दूसरा सेकंड वाला जो प्रूफ है वो दिया जाता है। इस तरीके से प्रकृति की सत्ता जो है वो स्वीकृत हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड प्रूफ, ऑल इफेक्ट्स अराइज फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ द पोटेंट कॉज, यानी कि जितने भी इफेक्ट्स हैं वो सारे के सारे अपने कॉज से आते हैं, जैसा कि सत्कार्यवाद में कहा गया है ना। तो सत्कार्यवाद क्या कहता है कि जितने भी कार्य हैं, यानी कि जितने भी इफेक्ट हैं, वो सारे के सारे कहाँ रहते हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो कार्य में रहते हैं। ठीक है, सॉरी, जितने भी कार्य हैं वो सारे के सारे कारण में रहते हैं, यानी कि जितने भी इफेक्ट हैं वो सारे के सारे कॉज में रहते हैं। और इसी को हम कहते हैं सत्कार्यवाद, यानी कि कार्य का एग्जिस्टेंस, यानी कि सत्य होता है किसमें, उसके कारण में। ठीक है, तो अब क्योंकि कारण में उसका सत्य होता है, इसका मतलब ये है कि जितने भी इफेक्ट होते हैं वो सारे अपने पोटेंट कॉज से आते हैं। तो इवोल्यूशन का जो मतलब होता है वो होता है इम्प्लिसिट एज द एक्सप्लिसिट, यानी कि जो चीज छुपी है उसका प्रदर्शन करना ही क्या है, इवोल्यूशन, यानी कि विकास है। तो विकास की जो प्रक्रिया जो दिखाई देती है उसके पीछे छुपा हुआ क्या है, वो जो छुपी हुई चीज है, ठीक है, जिससे सभी प्रकार के मैनिफेस्टेशंस दिखाई देते हैं, वो छुपी हुई चीज कोई और नहीं है, वो अपने आप में प्रकृति है। ठीक है, द एक्टिविटी विच जनरेट्स इवोल्यूशन मस्ट बी इनहेरेंट इन द वर्ल्ड कॉज एंड दिस कॉज इज प्रकृति। ठीक है, यानी कि जितनी भी चीजें आपको मैनिफेस्ट होती हुई दिखाई देती हैं, उनका जो मैनिफेस्टेशन है वो इनहेरेंट कॉज से होता है, और वो इनहेरेंट कॉज है वो प्रकृति ही है अपने आप में। तो इस तरीके से प्रकृति का थर्ड प्रूफ जो है सांख्य दर्शन के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फोर्थ प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। अब जो फोर्थ प्रूफ है वो ये कहता है कि जो इफेक्ट है, ठीक है, वो कॉज से अलग होता है ना। इसका मतलब है कि जो लिमिटेड इफेक्ट है वो कॉज नहीं कहलाया जा सकता, जो लिमिटेड इफेक्ट है वो कॉज नहीं कहलाया जा सकता। इसका मतलब ये है कि जो इफेक्ट है वो कॉज से थोड़ा अलग होता है, थोड़ा क्या, पूरी तरीके से अलग है। बीज अलग है और पेड़ अलग है, भले ही पेड़ बीज में से निकलता हुआ ये बोलते हैं, लेकिन ये बोलते हैं द इफेक्ट डिफर्स फ्रॉम द कॉज एंड हेंस द लिमिटेड इफेक्ट कैन नॉट बी रिगार्डेड एज इट्स ओन कॉज, यानी कि जो लिमिटेड इफेक्ट है वो अपने कॉज का क्या नहीं कहलाया जा सकता, इफेक्ट नहीं कहलाया जा सकता। द इफेक्ट इज द एक्सप्लिसिट एंड द कॉज इज द इम्प्लिसिट स्टेट ऑफ सेम प्रोसेस, यानी कि जो इफेक्ट है वो क्या है, वो एक्सप्लिसिट है, जो कि यानी कि आपको बाहर से दिखाई देता है, जिसका मैनिफेस्टेशन होता है, एंड द कॉज इज द इम्प्लिसिट
स्टेट ऑफ सेम प्रोसेस, यानी कि जो कॉज है वो उसका इम्प्लिसिट है, यानी कि वो अंतर्निहित है सेम प्रक्रिया का, जो प्रक्रिया है वो सेम है, उसी में से एक्सप्लिसिट हो रहा है, उसी में से इम्प्लिसिट हो रहा है। तो जो सेम प्रक्रिया जिस चीज में हो रही है वो क्या है, द इफेक्ट देयरफॉर पॉइंट टू अ वर्ल्ड कॉज वेयर दे आर पोटेंशियली कंटेन्ड एंड दैट इज प्रकृति ओनली। ठीक है, यानी कि ऐसी कोई चीज होगी जहां पे इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट दोनों ही चीजें होती होंगी, वो क्या है, वो कुछ और नहीं, वो कोई और नहीं, वो प्रकृति है। ठीक है, तो इस तरीके से फोर्थ आर्गुमेंट दिया जाता है, फोर्थ प्रूफ दिया जाता है फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ प्रकृति। नेक्स्ट हम बात करते हैं द यूनिटी ऑफ द यूनिवर्स पॉइंट्स टू अ सिंगल कॉज। ये जितना भी आपको यूनिवर्स दिखाई देता है इस सभी में यूनिटी है, यानी कि इसमें एकता दिखाई देती है, चीजें बहुत सारी हैं लेकिन उसके बाद भी उन सारी चीजों में तीन गुणों के अलावा और कोई चौथा गुण नहीं पाया जाता, जिसकी वजह से उनमें एकता पाई जाती है। तो वो जो एकता है वो किसी एक चीज की तरफ इंगित करती है। ठीक है, that demonstrates only one thing and that is a single cause which is प्रकृति, और वो जो कॉज है वो प्रकृति ही है और कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके से आज के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा, सांख्य दर्शन क्या है, सांख्य दर्शन के जो मेन आइडियाज हैं वो क्या है, सत्कार्यवाद क्या है, इसके अलावा हमने एवोल्यूशन को पढ़ा, नेक्स्ट हमने प्रकृति को पढ़ा, प्रकृति के 3 गुणों को पढ़ा, और प्रकृति के जो 5 प्रूफ्स फॉर द एग्जिस्टेंस हैं जो कि सांख्य दर्शन के द्वारा दिए गए हैं हमने वो पढ़े। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि सांख्य दर्शन जो है वो सांख्य इसलिए कहलाता है क्योंकि 25 संख्याओं का ज्ञान हमें यहाँ से मिलता है। तो इस तरीके से हम सांख्य दर्शन को समझते हैं। आपका जो अब नेक्स्ट क्लास होने वाला है उस नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पुरुष को। नेक्स्ट जो आपका क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे पुरुष को, उसके बाद में हम पढ़ेंगे कॉजेशन को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास को भी जरूर देखना, तभी आपका सांख्य दर्शन पूरा होगा। तो आज की क्लास में इतना ही। इसके अलावा जिसके पास भी स्टडी मटेरियल नहीं है, अगर किसी को स्टडी मटेरियल चाहिए तो नीचे दिए गए लिंक, नीचे दिए गए जो आपका नीचे जो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया है इस वीडियो के, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं जहां से आप मुझे ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं स्टडी मटेरियल के लिए। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है जो कि कहीं भी आपका डाउट रहा हो इस पूरे सेशन में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपका जो डाउट है वो क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इसी के साथ में इस सेशन को हम एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माई क्लास। हैव अ गुड डे, गुड लक।